क्रिकेट में अक्सर कहते हैं कि कैचेस विन यू मैचेस और कैच छोड़ोगे मतलब मैच छूटेगा। और एक बार फिर हमने वही देखा जब नेपाल और नीदरलैंड्स आमने सामने आए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली बार अपना पहला मैच खेल रहे थे। और अगर आप मैच देख रहे थे तो मानो ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैच अमेरिका में हो रहा है, नहीं लगा कि मैच डैलस में हो रहा है, ऐसा लगा कि मैच कहीं काठमांडू में हो रहा है। बिकॉज जिस तरह से फैंस टर्न अप हुए दुनिया ने देख लिया। एक बार फिर से एक बड़े स्टेज पर आकर, अक्सर हमने फोटोज देखी थी नेपाल की कि बहुत क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, अगर बारिश भी हो जाती है तो अम्ब्रेलास को लेकर के अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बात की शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि डैलस में जब ये मैच होगा तो नेपाल का क्राउड वहां भी पहुंच जाएगा और कुछ इस तरह पहुंच जाएगा कि एक भी नीदरलैंड की जर्सी में आपको कोई नहीं दिखेगा। शायद एक दो जो दिख रहे होंगे वो टीममेट्स के ही फैमिली मेंबर होंगे, वरना पूरा क्राउड ब्लू दिख रहा था। पूरा का पूरा क्राउड उस ब्लू जर्सी में, जो ब्लू और रेड उनकी जर्सी है। और सबसे अच्छी बात या सबसे बड़ी बात कहें, पूरा का पूरा फैन जर्सी में था। तो मतलब ठीक है, फैन के लिए अच्छी आउटिंग थी, लेकिन काश वो कुछ कैचेस अगर बच जाते तो बहुत कुछ अलग होता। मैच सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि जब शुरुआत हुई तो टॉस जीतने के बाद नीदरलैंड्स ने बॉलिंग ली और कुछ ओवरहेड कंडीशन की वजह से, हल्की बारिश की वजह से हमें स्विंग्स देखने को वहां मिली, जिसकी वजह से शुरुआत में दिक्कत हुई, रन्स कम आए और लास्ट के 10 ओवर में विकेट्स भी बहुत सारी आई और रन भी नहीं आए। तो आपका टोटल भी छोटा रह गया और एक बार को ऐसा लगा कि आराम से नीदरलैंड चेस डाउन कर लेगा। हालांकि नीदरलैंड ने बोला भी यही, उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा लोगों को आने की जरूरत होगी, ऐसा लगता नहीं है कि हमें बहुत देर जाने की जरूरत होगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर थे वो, उन्होंने कहा कि हम शुरुआत के ओवर में ही मैच जीत जाएंगे और मैच एंड तक नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पहली इनिंग हुई, ऐसा लगा कुछ उसी तरह से दूसरी इनिंग भी कंक्लूड हुई। लेकिन मैक्स वुड को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जहां पर सब स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर उन्होंने एक छोर पकड़ के रखा था। उनको पता था कि स्लो पिच है, ज्यादा तेज नहीं जा रही है, तो 48 बॉल ली 54 रन मारने में और उसमें सिर्फ एक 6 लगाया। मतलब उन्होंने उस कंडीशन को पढ़ लिया था और उनको यह पता चल चुका था कि जी सामने से विकेट्स जा रही हैं और अगर कैच ड्रॉप नहीं होता तो फिर वो भी नहीं बचते। कैच अगर ड्रॉप नहीं होता, सोमपाल कामी के ओवर में अगर रोहित पटेल ने वो कैच नहीं छोड़ा होता, और सिर्फ रोहित पटेल क्यों, एक कैच सोमपाल कामी ने भी छोड़ा, एक रन आउट छूटा। तो ये जो कुछ फील्डिंग एरर्स थे, इस वजह से आज नेपाल एक अच्छी स्टार्ट करते हुए, वो डैलस में जो क्राउड आया था वो अमेरिका का क्राउड, मतलब अमेरिकन ही थे और मतलब है तो नेपालीज बट रहते हैं अमेरिका में, तो वो जो क्राउड था वो आया था अपनी टीम को जीतता हुआ देखने के लिए। और बहुत सारी स्टोरीज चल रही थी कि यार सिर्फ अमेरिका या डैलस में नहीं, नेपाल में जहां पर स्क्रीनिंग हो रही थी मैच की, वहां भी उतना ही ज्यादा क्रेज था। लेकिन खैर, फैंस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात नेपाल टीम की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज मैच स्टार्ट हुआ था, एक बार फिर से हमें वही देखने को मिला। एक बार फिर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, एक बार फिर से आसिफ और कुशल पटेल बिना कुछ कंट्रीब्यूट करे हुए वापस चले गए। अब यहाँ पर हालांकि लोगन वैन बीक से भी जब पूछा गया तो वो भी क्राउड की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया क्राउड की ही बात कर रही है फिलहाल, क्योंकि नीदरलैंड्स और नेपाल जहां पर 6-5 हेड टू हेड था, अब वो 7-5 हो गया है। जहां पर नेपाल 106 रन पर ऑल आउट हो गई। 4 प्लेयर उनके जो हैं वो डबल डिजिट तक पहुंच पाए और 7 प्लेयर सिंगल डिजिट प्लस 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो डक पर चले गए। तो ये जो छोटी छोटी आपको कंट्रीब्यूशन देनी होती है, उसमें आप शुरुआत में फेल हो गए। हालांकि एक बार फिर से कप्तान थोड़ी देर रुके जरूर, 35 स्कोर जरूर करा, लेकिन उसके अलावा अगर आप इनिंग की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुशल पटेल के 7 रन, आसिफ शेख के 4 रन, अनिल शाह के 11, कुशल मल्ला के 9, दीपेंद्र आयरी के 1, सोमपाल कामी 0, गुलशन झा थोड़ी देर खड़े रहते। लास्ट में वो गुलशन और करण थे जिनकी वजह से थोड़ा ये 100 का जो मार्क था वो क्रॉस भी हो गया, वरना शायद वो 90s के आसपास में ही खत्म हो सकता था। गुलशन ने 14 किया और करण ने 17, लास्ट में जो कुछ रन आए इस वजह से आप थोड़ा बच गए। लेकिन सवालों के घेरे में कप्तान इसलिए आ गए क्योंकि आपके, अगर आप बॉलिंग कार्ड देखोगे पूरा, तो दीपेंद्र सिंह आयरी 2 ओवर में 6 रन और 1 विकेट, लेकिन उसके बावजूद उनसे ओवर कंप्लीट नहीं कराया गया। मतलब जहां पर ऐसा लग रहा था कि आपको सामने वाला जो ओपोनेंट है वो स्पिनर्स में फंस रहा है,
ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड स्पिनर में फंस रहा है। दीपेंद्र सिंह आयरी का अच्छा ओवर गया था, उसके बावजूद आपने उनसे और यूज नहीं करा, उनसे और ओवर्स नहीं कराए। शायद अगर उनसे और ओवर्स कराए होते तो विकेट्स निकल जाते। हालांकि जो गेंदबाजी कर रहे थे वो आपको विकेट की चांसेस बना करके दे रहे थे, लेकिन आपने कैचेस छोड़े और इस वजह से इस मैच को भी आपने छोड़ दिया। तो ये एक ईजी मैच हो सकता था, क्योंकि आपके सामने अब मुश्किल टीम है। आपके सामने बांग्लादेश है, आपके सामने श्रीलंका है और फिर आपके सामने साउथ अफ्रीका है। तो मुश्किल टीम आपके सामने अभी खड़ी है, आसान टीम आपके सामने थी और आप इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन कुछ कैचेस की वजह से, कुछ पुअर फील्डिंग की वजह से ये मैच नहीं जीत पाए और कुछ इस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत जो हुई नीदरलैंड्स के लिए काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन नेपाल के लिए अच्छी नहीं हुई। नेपाल के अगर अपकमिंग मैचेस की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे वो 12 जून को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 जून को और बांग्लादेश के खिलाफ 17 जून को। मतलब अभी एक अच्छा गैप है, लेकिन उसके बाद 2-2, 3-3 दिन पर मैचेस हैं उनके। अब देखना ये है क्या ये टीम सुपर 8 तक पहुंच सकती है, क्योंकि अब टफ मैचेस इनके सामने आने वाले हैं और इस मैच से उन्होंने पॉइंट लूज कर दिया है। तो नीदरलैंड के पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या प्लान करके आते हैं, किस तरह की आगे कैप्टनसी होती है और किस तरह के आगे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, क्या टॉप ऑर्डर में कोई चेंजेस होगा, क्या मिडिल ऑर्डर में कोई चेंजेस होगा, बिकॉज काफ़ी सारे फ्लॉप्स हमें देखने को जरूर मिले हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट मैच। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने जरूरी हैं जो आगे मैचेस में श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के सामने नेपाल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकता है? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।